नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश स्पेशल के इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए, समस्त विद्यार्थियों के लिए, समस्त प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश की रूपरेखा के बारे में, क्या है उसका भौगोलिक स्थिति, उसी भौगोलिक स्थिति, उस भौगोलिक स्वरूप को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सबका टीचर्स पॉइंट के इस नए वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास 2 का उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। तो थोड़ा सा आपको रिकैप करते हैं। ये था उत्तर प्रदेश का कुछ बेसिक कुछ बुनियादी चीज़ें जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई थी, जैसे कि राज्य का नाम, राजधानी, राज्य का गठन कब हुआ, क्षेत्रफल राज्य का कितना है, क्षेत्रफल के अलावा कितने ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, इसके कितने संभाग हैं, कितने मंडल हैं, जनसंख्या इसकी क्या है। हालांकि दोस्तों आज अप्रैल में ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इससे पहले जो नई रिपोर्ट आई है जिसमें भारत ने जनसंख्या में के मामले में अब दुनिया का सबसे बड़ा देश हो चुका है, चीन को पीछे करते हुए, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे जल्दी ही। लेकिन और उसमें देखेंगे कि इस नए जो रिपोर्ट जो जारी की गई है, इसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी कोट की गई है संबंधित एजेंसी के द्वारा। मूलभूत चीज़ों को लेकर अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ सामान्य जानकारियाँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, राजकीय पक्षी जो कि सारस है, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय खेल हॉकी। अगर आप सोच रहे हो कि ये जानकारी हम क्यों रिपीट कर रहे हैं, तो दरअसल हम आपको थोड़ा सा रिकैप करवा रहे हैं, थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। और वैसे भी ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिन्हें आपको हमको हमेशा याद रखना है परीक्षा के दृष्टि से, खास करके जो लोग उत्तर प्रदेश आयोग, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित होने का मन बना रहे हैं या सम्मिलित होना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य की विभिन्न अन्य वैकेंसियों में भी इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये कुछ ऐसे बुनियादी चीज़ें हैं जो याद होना अति आवश्यक है, खास करके अगर आप परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, एक जनरल नॉलेज के तौर पर भी, सामान्य अध्ययन के तौर पर भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, खास करके तब जब आप उत्तर प्रदेश के निवासी हों। तो चलिए थोड़ा सा और विस्तृत में जानते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो सामान्य से हटकर थोड़ा टॉप लेवल पे आते हैं, थोड़ा सा अपने स्तर को ऊंचा करते हैं। ऐसे तथ्यों के बारे में जानते हैं जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी हो सकते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के बारे में। हालांकि अगर आप सीमा रेखा के बारे में देखें तो ये है कुछ सीमा रेखा उत्तर प्रदेश की, ठीक है। कई सारे जगहों से सीमा रेखा लगती हुई है, लग रही है। हालांकि ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये नेपाल से इसकी उत्तर प्रदेश की सीमा लग रही है। इसका मतलब नेपाल, उत्तर प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से भी अपनी सीमा साझा करता है। तो ये जो पूरा मैप है, ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगर लखनऊ की हम बात करें, लखनऊ जो है बाराबंकी के साथ रायबरेली के साथ उन्नाव, हरदोई और सीतापुर से अपनी सीमा साझा करता है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पूर्ण राजधानी जिसे बनाई गई। पहले शुरू में प्रयागराज इसकी राजधानी हुआ करती थी, जब यह आगरा प्रांत था। बाद में इसकी राजधानी लखनऊ बदलकर कर दी गई थी। चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं भौगोलिक सीमा रेखा के बारे में उत्तर प्रदेश के। हालांकि मैप में आपने थोड़ा सा समझ लिया है, लेकिन अब जानते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो उत्तर प्रदेश जिन अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो सीमा रेखा से एकदम से सटे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। हालांकि इसमें एक और पॉइंट बनता है कि
उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के ही साथ साझा करता है। सबसे बड़ी जो उत्तर प्रदेश का अंतर्राज्यीय सीमा, जो मतलब दो राज्यों के बीच में जो सीमा साझा करने की बात होती है, वो सबसे ज़्यादा साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ साथ। और सबसे कम अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के साथ थोड़ा सा वो टच में रहता है। और तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो वो इन जिलों के नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं: आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के ये 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। हालांकि इन सब में अगर हम ललितपुर की बात करें तो ललितपुर का एक विशेष तौर पर ललितपुर को आपको याद रखना है, क्योंकि ललितपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, मतलब इसके तीनों ओर मध्य प्रदेश की सीमाएं लगी हुई हैं, सिर्फ एक तरफ उत्तर प्रदेश है जिसमें ये उत्तर प्रदेश का राज्य है। दूसरा बात करें अगर सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने की, तो बिहार राज्य है। बिहार राज्य से भी उत्तर प्रदेश का सबसे नज़दीकी राज्य है उत्तर प्रदेश का, और इसके साथ जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है अपनी सीमा साझा करते हैं बिहार राज्य से। तो वो कौन कौन से जिले हैं? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले जो बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वहीं पे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के भी 7 जिले, उत्तराखंड से भी उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, वे हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये 7 वो जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, और ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के जिले हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा से जो है उत्तर प्रदेश के 6 जिले हैं जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, और वो जिले हैं कौन कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ये 6 जिले जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब वहीं पे बात करें अगर हम दिल्ली की, तो दिल्ली से कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं? दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो 3 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं: बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। ये 3 जिले हैं जो दिल्ली के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के 2 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। उन 2 जिलों के नाम कौन से हैं? आगरा और मथुरा। ये दोनों जिले राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो सोनभद्र एकमात्र जिला है जो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और अगर फिर से सोनभद्र की बात करें, झारखंड की बात करें, तो झारखंड के केस में भी सोनभद्र ही एकमात्र ऐसा जिला है जो झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश के अन्य जिले की बात करें, सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के साथ एकमात्र ऐसा जिला है जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये हैं कुल मिलाकर के उन राज्यों के नाम जिनसे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले अपना सीमा साझा करते हैं, और उन जिलों के नाम भी हमने आपको एक एक करके बता दिया है। ठीक है, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो नेपाल से भी लगती हुई है। मतलब नेपाल, उत्तर प्रदेश के बाद नेपाल की सीमा स्टार्ट हो जाती है, नेपाल जो कि अलग देश है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी यहाँ पे पिक्चर में आ जाती है, यहाँ पर पेज में आ जाती है। तो नेपाल के साथ अगर हम बात करें, अभी तक तो हम भारत के ही राज्यों की बात कर रहे थे, लेकिन अब भारत के राज्यों को छोड़कर नेपाल की बात करें तो नेपाल जो कि एक अलग देश है, तो इससे उत्तर प्रदेश के कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं? तो आंसर होगा 7। आंसर में आपको उत्तर में 7 जिलों के नाम याद रखना है, या 7 जिलों को याद रखना है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। खास करके जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो उस केस में आपसे ये बोला जाता है कि इनमें से कौन जिले, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, तो उसमें आपको जो जिला उत्तर प्रदेश का नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है उसके ऑप्शन को आपको चूज करना होता है। तो उस केस में हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आ जाता है, नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं।
दोस्तों जैसे कि ये जो हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हम बात करते हैं। इस नई सीरीज में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश विशेष की ये जो सीरीज है, ये कुछ हमारे व्यूवर्स की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कुछ ऐसा स्टार्ट करें जो कि यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, और वो खास करके वो शायद वो उत्तर प्रदेश राज्य की जॉब की तैयारी कर रहे होंगे या इस राज्य से बिलोंग करते होंगे। तो इसके लिए भी हमने सोचा कि चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है, उन तक पहुँचाने की कोशिश करिए। चलिए आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और उनके जिले। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले जो किसी अन्य राज्य या देश के साथ, किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो दूसरे राज्यों के, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, तो मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है, चीज़ों को थोड़ा सा रिवर्स करके उसकी जानकारी देना आपको चालू किया है। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में ये जो अन्य प्रदेश के जॉब्स की भी तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, भौगोलिक अगर दृष्टि से आप देखेंगे तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा होता है। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के 13 ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। ये 13 जिले मध्य प्रदेश के हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। वहीं अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, और उन जिलों के नाम है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये 8 जिले जो बिहार के हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के कितने जिले हैं? हरियाणा के 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, नेहू, मेवात जिसे कहते हैं हम, ये हरियाणा के 7 जिले जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। उत्तराखंड की अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड के 5 जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। ठीक है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 2 जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। वो जिले कौन कौन से हैं? भरतपुर और धौलपुर। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बलरामपुर इकलौता ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ का जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। झारखंड की बात करें तो गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो झारखंड का जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं पे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सिरमौर एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो दोस्तों ये हो गया अन्य राज्यों के जिलों के नाम जो उत्तर प्रदेश के राज्य से सीमा को स्पर्श करते हैं या सीमा को साझा करते हैं। मतलब कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले अगर हम बोलें, मतलब उत्तर प्रदेश से बिल्कुल लगे हुए सीमा को स्पर्श करने वाले जिले, तो ये वो जिलों के नाम हैं। दोस्तों अब हम उत्तर प्रदेश, पिछले ही क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियों के बारे में भी डिस्कस किया था, लेकिन अब उसको हम थोड़ा सा इस भौगोलिक परिदृश्य को थोड़ा सा और अपर लेवल पे ले जाते हुए यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं कि ये जो प्रमुख नदियाँ उत्तर प्रदेश की हैं, तो उन प्रमुख नदियों के किनारे बसने वाले प्रमुख नगरों के नाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गंगा नदी की। तो कानपुर, वाराणसी, मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बदायूं, बिठूर, ये जिले ऐसे हैं, ये नगर ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगर हम यमुना की बात करें तो यमुना के किनारे मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर, ये नगर जो है कहाँ बसे हुए हैं? यमुना नदी के किनारे। दोस्तों इन दोनों को मिला के अगर हम बात करें, यमुना और गंगा को मिला के एक और नगर जिसका नाम है
प्रयागराज। तो प्रयागराज दरअसल जहाँ पे संगम है, ऐसा कहा जाता है कि 3 नदियाँ वहाँ पे आके मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो प्रयागराज में दरअसल प्रयागराज जो है, ऐसा हम किसी अलग कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते, लेकिन ये गंगा और यमुना दोनों के किनारे पर स्थित है, तो दोनों नदियों से घिरा हुआ है, तो इसलिए प्रयागराज का नाम किसी कैटेगरी में न रख के हम आपको थोड़ा सा अलग से बता दे रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें गोमती नदी की, तो लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर, ये जो है गोमती नदी के तट से ये नगर लगे हुए हैं। राप्ती नगर की अगर बात करें, राप्ती नदी की, तो गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर, ये जो है राप्ती नदी के साथ जो क्या हुए, सटे हुए हैं। रामगंगा की बात करें अगर, तो बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं और हरदोई। सरजू नदी की बात करें तो अयोध्या जिसे पहले हम फैजाबाद के नाम से भी जानते थे, ठीक है, जिसका नाम अब रखकर चेंज होकर अयोध्या हो गया है। तो अयोध्या, फैजाबाद भी जो है सरजू नदी के ये नगर भी तट पर बसा हुआ है। हिंडन की बात करें अगर, तो हिंडन नदी की, तो सहारनपुर, गाजियाबाद और मेरठ, ये जो नगर हैं ये हिंडन नदी के किनारे पर हैं। सई नदी की अगर बात करें तो प्रतापगढ़ और जौनपुर, ये जो है सई नदी के से भी अपने नगर जो है सटे हुए हैं। वहीं पे अगर सोन की बात करें तो सोनभद्र नामक जो नगर है, ये नगर जो है सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, ये हुआ उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख शहरों के नाम। अब अगर हम वन के, पेड़ पौधों के परिप्रेक्ष्य से उत्तर प्रदेश को देखें, उनके वन के नज़रिए से, वन क्षेत्र के नज़रिए से उत्तर प्रदेश को देखें, तो सबसे जो सर्वाधिक वन वाले जो जिले हैं, सबसे सर्वाधिक जहाँ पे जंगल पाए जाते हैं, वन क्षेत्र पाए जाते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, तो उन जिलों की हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर वन क्षेत्र पाया जाता है तो वो है सोनभद्र जिले के अंदर, जिसका कुल क्षेत्रफल 2540.29 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे जंगल का पूरा क्षेत्रफल है। वहीं पे लखीमपुर खीरी दूसरे नंबर पे आता है, 1273.06 किलोमीटर। मिर्ज़ापुर तीसरे नंबर पे आता है, 803.73 किलोमीटर। पीलीभीत चौथे नंबर पे आता है, 687.11 किलोमीटर। तो ये वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों के नाम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा के बाद अगर हम बात करें सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिलों के नाम, जहाँ पे वन क्षेत्र सबसे कम पाया जाता है, तो उसमें सबसे ऊपर जो टॉप पे हैं वो है संत रविदास नगर, जिन्हें आप भदोही, कालीन नगरी भदोही के नाम से भी जानते होंगे। तो इसका जो सबसे वन क्षेत्र है वो 3.12 सबसे कम वन क्षेत्र। दूसरा है मऊ, 11 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है मैनपुरी, 13.64 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद संत कबीर नगर जो कि 14 वर्ग किलोमीटर, और देवरिया 15.21 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश के। अब हम बात करें अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें कि कौन से जिले में प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अभी तक हम लोग किसके हिसाब से बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे वर्ग किलोमीटर, भौगोलिक जो भी उनका भौगोलिक बॉर्डर है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसमें जो किलोमीटर में वन क्षेत्र हैं उनकी बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुल क्षेत्रफल का, किसी भी जिले का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वन क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात की रही है। तो इसमें भी सोनभद्र सबसे टॉप पे है, 36.79 36.79 प्रतिशत इसका जो भाग है वो वन क्षेत्र इसमें पाया जाता है। दूसरे नंबर पर चंदौली है 22.25। तीसरे नंबर पर पीलीभीत है 18.64 और चौथे नंबर पर मिर्जापुर है 18.25। ये जिलों का जो पूरा क्षेत्रफल है उसका प्रतिशत है, ध्यान दीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश के प्रतिशत के हिसाब से नहीं है, ये जिलों का जो पूरा उनका क्षेत्रफल है, उस जिले के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है। तो सर्वाधिक ये कौन कौन से वन प्रतिशत वाले जिले हैं उनका नाम है ये, ठीक। दोस्तों, अब हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक एक पॉइंट आप याद करके रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये, बहुत सारे
प्रश्न, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ना कि सिर्फ आपको यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ, एआरओ, यूपी लेखपाल और इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी जीके से क्वेश्चंस आते हैं उन सब में से इवन यूपीएससी में भी ये सब क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये कोई स्पेशल किसी का भी नाम देकर पूछ लेते हैं कि ये वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, कब बना, कब किस जिले में स्थित है, कितने वर्ग किलोमीटर में है, इस तरह के क्वेश्चन वो बना के पूछ लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आप पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका एक नोट्स बना के अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए और डेली आप इसको एक बार हल्के नज़रिए से ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। स्थापना इसकी जो हुई थी 1957 में हुई थी। 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये चंदौली जिले में, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में ये पाया जाता है। अगर दूसरी बात करें किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो 1972 में ये बना था। 227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका। ये जो है लखीमपुर खीरी एवं शाहजहांपुर, इन दोनों जिलों का जो सम्मिलित एरिया है उसमें पूरा ये बना हुआ है। अब तीसरा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। 1976 में इसकी स्थापना की गई। 400 वर्ग किलोमीटर में है ये। बहराइच जिले के अंदर ये पाया जाता है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1977 में इसकी स्थापना हुई। 230.31 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बांदा एवं चित्रकूट में सम्मिलित, इन दोनों जिलों के सम्मिलित रूप से क्षेत्र भूभाग पर ये बनाया गया है। अगर नेक्स्ट बात करें महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, 1977 में इसकी स्थापना हुई। 5.41 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है और ये ललितपुर जिले के अंदर में एग्जिस्ट करता है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य 1979, 1989, 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ। आगरा इटावा में संयुक्त रूप से ये पाया जाता है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य 1982 ईस्वी में जिसका स्थापना की गई सन 1982 में। 501 वर्ग किलोमीटर इसका जो पूरा क्षेत्रफल है और मिर्जापुर और सोनभद्र में सम्मिलित रूप से ये बनाया गया है। वहीं पे अगर बात करें हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की, 1986 में इसकी स्थापना हुई। 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो इसलिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि 2000 किलोमीटर में फैला हुआ है इसलिए इसका आप देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जिलों में ये अपनी क्षेत्रफल को साझा करता है। ये उसमें बना हुआ है। तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और गाजियाबाद, इन सब का कुछ कुछ एरिया इस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। 1986 में इसकी स्थापना हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम से आप याद करके नोट करके रखिएगा। 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट अगर बात करें तो सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य 1987 में इसकी स्थापना हुई। 428 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ महाराजगंज जिले में ये स्थित है। सुहलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य 1988 में इसकी स्थापना हुई। 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। श्रावस्ती, गोंडा, बैलरामपुर, इन तीनों जिलों में सम्मिलित रूप से ये एग्जिस्ट करता है। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य 1989 में 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वाराणसी जिले में ये एग्जिस्ट करता है। बनारस, वाराणसी जी वही जिला है जहाँ पर इस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ से सांसद हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल के बारे में। कौन कौन से रामसर स्थल हैं? तो वो जो है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो कि उन्नाव में है। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य जो कि गोंडा में है। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है। साड़ी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। सरवई नवर झील इटावा में है।
और इटावा में ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक स्थित है ये। और नेक्स्ट जो है वो सूर सरोवर, जिसे हम कीठम झील कहते हैं, ये आगरा में है। तो ये जो हैं ये रामसर स्थल हैं उत्तर प्रदेश के। हालांकि रामसर स्थल के बारे में अगर हम ज़्यादा कुछ कहें तो इसके लिए एक पूरा अलग से हम वीडियो ही हमने सोचा है कि लेकर आएंगे, जहाँ पे हम आपको पूरा समझाएंगे कि रामसर स्थल क्या है, कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये क्यों बनाया गया। और साथ ही ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य के अलावा पूरे भारत में कहाँ कहाँ पे रामसर स्थल को चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ और रोचक तथ्यों की बात करेंगे। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप हमें यूट्यूब पे टीचर्स 24/7 को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, तथा ये जो भी चीज़ें हम क्लासरूम में डिस्कस करते हैं इसकी सारी नोट्स टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दी जाएंगी। तो टेलीग्राम पे भी सेम नेम से, टीचर्स पॉइंट 24/7 नेम से आपको जो है वो मिल जाएगा चैनल। उस चैनल पे जा कर के आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जितने भी रिलेटेड नोट्स होंगे वो आपको वहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी टीचर्स पॉइंट 24/7 पर फॉलो कर सकते हैं। और तो अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, आज की जो हम जिन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया वो कैसा लगा आपको। अगर कोई अन्य टॉपिक जिसको आप चाहते हैं कि कवर किया जाए वीडियो के माध्यम से कुछ डिटेल में, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टीचर्स पॉइंट की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।